हेलो फ्रेंड एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। ये एम जी टी 611 के लेक्चर नंबर 31 से लेकर 35 तक डिस्कस किए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या होते हैं? ऑल लिस्टेड कंपनी शैल encourage effect to represent independent non-exclusive director that represent a minor interest on the board so that the group as include core competence and consider। अच्छा, जो जितनी भी लिस्टेड कंपनी है, जो लिस्टेड मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है, और नॉन एक्सक्लूसिव डायरेक्टर जो हैं वो रखना ज़रूरी है। चाहे उन यानी मतलब थोड़ा बहुत इंटरेस्ट हो, उनका माइनर इंटरेस्ट हो, लेकिन रखना जो है वो ज़रूरी है। क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्या है? नो लिस्टेड कंपनी जो है वो कर सकती है हु सर्व एज अ डायरेक्टर ऑफ 10 और अदर कंपनी, यानी मतलब वो बंदा नहीं अपॉइंट हो सकता जो पहले से ही 10 जगहों पर डायरेक्टर है लिस्टेड कंपनी में। अनलिस्टेड में हो सकता है, ठीक है। और नो पर्सन शैल बी इलेक्ट और नॉमिनेट एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इफ हिज नेम इज नॉट बोर्ड born on register of national taxpayer except where the person is non resident। यानी कि वो बंदा भी अपॉइंट नहीं हो सकता जो फाइलर ना हो। नेशनल टैक्स पेयर मतलब फाइलर बंदा ना हो, ठीक है। लेकिन उनके लिए एग्जम्पशन दी गई है जो नॉन रेजिडेंस है। अब नॉन रेजिडेंस बंदा जो है वो कर सकता है, या फिर कन्वेक्टेड बाय कोर्ट डिफ़ॉल्ट ऑफ पेमेंट लोन बैंक पेमेंट्स एंड डेवलपर। अच्छा, ठीक है। या फिर वो किसी भी केस में कन्वेक्टेड पाया गया हो, मुजरिम पाया गया हो कोर्ट में, जिसके अंदर जैसे हो सकता है डिफ़ॉल्ट पेमेंट्स उसने लोन लिया और अदा नहीं किया हो बैंकिंग इंस्टीट्यूट से या फिर नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से स्टॉक, तो वो डिफ़ॉल्ट वगैरह डिफ़ॉल्टर ना हो। अब क्या है कि लिस्टेड कंपनी शेल, चले मैं इसको ऐसे ही समझा देता हूँ आपको। वो कंपनी का बंदा डायरेक्टर भी नहीं बन सकता, नॉमिनेट भी नहीं हो सकता, ठीक है, जिसकी स्पाउस या तो हस्बैंड है वाइफ, या वाइफ है तो हस्बैंड किसी ब्रोकरेज कंपनी में काम करते हैं, यानी कि बिजनेस रिलेटेड ब्रोकरेज में हो, ठीक है। और अनलेस स्पेसिफाइड, अगर सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान इसको अलाउ करता है तो ठीक है, और अगर नहीं अलाउ करता तो वो भी बंदा एलिजिबल नहीं है। टेन्योर ऑफ ऑफिस कितना हो सकता है? 3 साल होता है टेन्योर, ठीक है। कैजुअल वैकेंसी इन द बोर्ड ऑफ शैल बी फुल। अगर कोई जैसे मिसाल दिया, कोई बंदा जो है वो अपनी पोस्ट से रिज़ाइन करता है या पे छोड़ देता है या इंतकाल हो जाता है या कोई और मसला हो जाता है, ठीक है, तो वो 30 दिनों के अंदर जो है वो वैकेंसी जो है वो भरी जाएगी, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड पावर ऑफ फंक्शन ऑफ बोर्ड क्या होता है? तो जो डायरेक्टर हैं वो कंपनी का शेल एक्सरसाइज पावर टू कैरी द फिड्यूशरी ड्यूटी विद अ सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, ठीक है। वो ये क्या कह रहे हैं कि मतलब वो सारे पावर्स और सारी चीज़ें एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है, जिससे कंपनी को फ़ायदा हो, ठीक है, कंपनी के मफाद में हो। कॉर्पोरेट एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है? डायरेक्टर रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर। डायरेक्टर्स जो हैं वो रिपोर्ट करते हैं शेयर होल्डर को, ठीक है। इंक्लूड स्टेटमेंट होते हैं, डायरेक्टर रिपोर्ट होती है, और प्रिपेयर किस में की जाती है? अंडर 236 आर्टिकल ऑफ 1980। खैर तो अब तो 2017 का एक्ट चल रहा है, खैर ठीक है, ये पुरानी स्लाइड है तो इसलिए ये है, ठीक है। और उसका क्या काम होता है कि स्टेटमेंट प्रिपेयर करवाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसमें बैलेंस शीट कैश फ्लोज वगैरह स्टेटमेंट प्रिपेयर करवाना, और बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो लिस्टेड हैज़ बीन मेंटेन, यानी जो मेंटेन करें पूरे के पूरे बुक्स ऑफ अकाउंट जो IFRS कह रहा है या SACP की गाइडलाइंस या कंपनी लॉ की गाइडलाइंस है, वो सारे के सारे आप जो है वो प्रिपेयर करो। ऑडिटर नॉट होल्ड द शेयर्स, ठीक है, लिस्टेड कंपनी है, ठीक है। एक्सटर्नल ऑडिटर और एनी पार्टनर इन द फर्म एक्सटेंड स्पाउस माइनर डज नॉट एनी टाइम होल्ड परचेज टेकिंग एनी पोजीशन इन द, ठीक है। क्या मतलब कि ऑडिटर जो अपॉइंट होता है, ठीक है, वो लिस्टेड कंपनीज के लिए वो बंदा या उस पार्टनर, अगर पार्टनरशिप चल रही है, उस पार्टनरशिप फर्म का कोई बंदा
भी, यानी कि फर्म का पार्टनर, खैर बंदा तो नहीं, खैर फर्म का जो पार्टनर है वो, या उसकी स्पाउस या माइनर चाइल्ड, कभी भी, कभी भी, यानी कि मतलब ऑडिटर अपॉइंट हुआ हुआ है, उस दौरान वो ना परचेज कर सकता है, ना सेल कर सकता है, और कोई भी पोजीशन नहीं ले सकता, और एनी एसोसिएट कंपनी में भी ये काम नहीं कर सकता। जैसे एक कंपनी है, उसकी एसोसिएट है, उसमें भी ये काम नहीं किया जा सकता। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, क्या है? द ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ द एक्ट टू legalize the system under which claim uncertain mercantile instruments are treated like an ordinary goods pass from one hand to hand. The act is not exhaustive of all matter reliable negotiable instrument, nor does it purpose for taking all kind of negotiable instrument. नेगोशिएबल क्या है? इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? मीन्स द क्वालिटी ऑफ ट्रांसफर बाय डिलीवरी और बाय इंडोर्समेंट और डिलीवरी, ठीक है। ये क्या होते हैं कि रिटर्न डॉक्यूमेंट होते हैं विच राइट टू क्रिएट अ फेवर ऑफ सम, यानी मतलब मिसाल दे दिए आपने पे ऑर्डर देखा होगा, तो वो अब आप पेमेंट करना चाह रहे हैं दूसरे शख्स को, ठीक है, तो वो पेमेंट जो है वो स्पेसिफिकली, यानी उसके अंदर मेंशन होगा, नाम मेंशन होगा उस स्पेसिफिकली बंदे का जिसके आप कर रहे हैं। और नेगोशिएबल मीन्स क्या है? रिटर्न डॉक्यूमेंट इन विच ये ट्रांसफ़र फ्रीली हो सकते हैं, विच क्रिएट अ राइट फेवर ऑफ सम पर्सन टू रिसीव, यानी जो वही बात है कि ये ट्रांसफरेबल है, ठीक है, यानी ए बंदे को बी बंदा ट्रांसफ़र कर सकता है। और ये इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि ये, यानी कि पैसे भेजने, यानी कि मतलब किसी पैसे के एवज बंदा रिसीव सम मनी। कोज़ाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या क्या हो सकते हैं? डिविडेंड वारंट हो सकते हैं, शेयर वारंट है, बेरर डिबेंचर है, या गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट जो है वो सेक्शन 4 के अंदर डिफाइन किया गया है। ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट होता है इन रिटर्न नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट, यानी करेंसी नोट की तरह नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? अनकंडीशनल टेकिंग होती है, साइन बाय द मेकर होता है, डिमांड एट फिक्स डिटरमाइन फ्यूचर टाइम सर्टेन सम ऑफ मनी इन ऑर्डर टू अवे। मतलब क्या इसके क्या कहा जा रहा है कि एक तो पहली बात है साइन बाय द मेकर है जिसने बनाया है, ठीक है, और फिक्स है फ्यूचर की पेमेंट की सर्टेन सम अमाउंट, जो एक स्पेसिफिक अमाउंट तय हो गया उसके अंदर। सेक्शन रिकॉग्नाइज 3 काइंड ऑफ प्रोमिसरी नोट। पहला क्या है? सर्टेन सम ऑफ मनी टू अ पर्सन है, ठीक है, promise to pay certain sum of money to the order of certain person, ठीक है, nevertheless pay to the person name order, ठीक है, और promissory note to be bearer। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? सेक्शन 5 डील कर रहा है, ठीक है। अब ये भी क्या है? रिटर्न इंस्ट्रूमेंट कंटेनिंग अनकंडीशनल ऑर्डर, यानी कंडीशनल है, साइन बाय द मेकर एंड डायरेक्ट टू अ सर्टेन पर्सन टू पे ऑन डिमांड एंड फिक्स डिटरमाइन फ्यूचर टाइम, ठीक है, सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन होगा, और फिर उसके बाद बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ड्राफ्ट क्या होता है? ये भी क्या है? इज़ अ बिल ड्रॉन आइदर ऑन डिमांड और अदरवाइज बाय वन बैंक इन द फेवर ऑफ थर्ड पार्टी बाय वन ब्रांच ऑफ द बैंक टू अनदर ब्रांच of the same bank by head office of the branch or vice versa। bill of exchange therefore are negotiable instrument। मतलब क्या है कि या तो ये एक तो डिमांड पे बने और अदरवाइज वन बैंक बनाए फेवर अदर थर्ड पार्टी के, या फिर सेम बैंक है तो एक ब्रांच बनाए दूसरी ब्रांच पे, ठीक है, या फिर ब्रांच बना दे हेड ऑफिस पे या हेड ऑफिस बना दे ब्रांच। चेक क्या है? चेक इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 6 के अंदर, ठीक है। अ चेक इज़ अ बिल ऑफ एक्सचेंज, ये बिल ऑफ एक्सचेंज ही है। इसमें फ़र्क क्या है? ड्रॉन ऑन स्पेसिफाइड बैंकर नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। सिर्फ अच्छा ये चीज़ देखिएगा, उसके अंदर सिर्फ पेबल हेड ऑन डिमांड पे, जब डिमांड होगी यानी बंदा डिमांड करेगा तो आप चेक देंगे। अब इसके अंदर पार्टीज़ क्या क्या होती है? 3 पार्टीज़ होती हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई।
ड्रॉर कौन है अगर आप चेक बना रहे हैं, ड्रॉई कौन है बैंक, और अगर पेई कौन है वो शख्स जिसको पे किया जा रहा है। टाइप ऑफ चेक क्या है, इसमें बेरर चेक है, ऑर्डर चेक है, क्रॉस चेक है। एंडोर्समेंट क्या होती है, सेक्शन 14 जो है वो इसको डील करता है। When maker and holder of a negotiable instrument sign the same or otherwise that such maker for the purpose of negotiation on the back or face therefore on the slip of paper attach annex to the sign to the अच्छा ठीक है, मैं इसको बताता हूँ कि एंडोर्समेंट क्या होती है। जैसे मिसाल दे दिए, आप बनाने वाले हैं, ठीक है, आप या फिर आपने किसी को चेक दिया, वो किसी और के नाम पे, यानी कि या तो बैक पे लिख दे, ठीक है, या फिर एक पेपर अटैच कर दे उसके साथ लिख दे। अगर चेक के पीछे बहुत ज़्यादा इंडोर्स हो चुका है तो जगह नहीं हो, तो उसे इंडोर्समेंट कहते हैं, ठीक है। इंडोर्समेंट की शराइत क्या है, पहला, इंडोसर मस्ट बी होल्डर, यानी बंदे के पास चेक हो। इंस्ट्रूमेंट साइड बाय द इंडोसर, ठीक है। इंटेंशन टू द इंडोर्स, इंटेंशन जो होगी वो नेगोशिएशन की होगी, सॉरी। काइंड ऑफ इंडोर्समेंट क्या होती है, ब्लैंक होती है और जनरल होती है। फुल और स्पेशल इंडोर्समेंट होती है, और रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट और पार्शल इंडोर्समेंट होती है। ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, व्हाट इज मेच्योरिटी, इट इज़ द डेट ऑफ द promissory नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज एट द टाइम एट विच इज फॉल ड्यू। डे ऑफ ग्रेस, 3 डे ऑफ ग्रेस प्रोवाइड जो किए गए हैं वो है 22 के अंदर। डिटरमाइन पेबल ऑफ इंस्ट्रूमेंट बाय सेइंग डेट ऑफ ग्रेस नॉट अवेलेबल व्हेन द इंस्ट्रूमेंट is payable on demand or at sign on presentment। ग्रेस डेज दिए गए हैं, 3 दिन दिए गए हैं, ठीक है, और लेकिन उसकी शर्त यही है कि जो वो इंस्ट्रूमेंट है वो डिमांड नहीं हो, ठीक है, ये ज़रूरी है। डेज ऑफ ग्रे आर एप्लीकेबल इन केस ऑफ promissory note, bill of exchange but not check since it always be payable on demand। जैसे ये चेक पे नहीं है क्योंकि चेक तो हमेशा हमने पहले पढ़ा था कि डिमांड पे होता है। एजेंसी, एजेंसी क्या है, सेक्शन 27 इसको डील करता है। एवरी पर्सन कैपेबल ऑफ बाइंडिंग हिमसेल्फ ऑफ ब्रिंग बॉट बाय द मेकर ड्रॉर एक्सेप्ट नेगोशिएबल ऑफ इंस्ट्रूमेंट may so bind himself or bound by the duty of authorized agent to act as his name। यानी वो बंदा जो कैपेसिटी रखता है, ठीक है, क्या बनाने की या मतलब ड्रॉ करने की और एक्सेप्ट करने की, तो वो है। अब वो किसी के बिहाफ पे भी, यानी मतलब जैसे मिसाल दिए, मैं एक फ़लाँ शख्स को ऑथराइज बना दूँ कि भाई ये शख्स जो है वो इस चीज़ पे, या ये शख्स जो है वो मेरे बिहाफ पे चेक बना सकता है, या पे ऑर्डर, या दूसरे प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह इशू कर सकता है। लाइबिलिटी ऑफ द एजेंट, एजेंट में ड्रॉ एक्सेप्ट नेगोशिएबल ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल सो एज बाइंड हाउ एवर बाइंडिंग सब्जेक्ट। तो इसके अंदर क्या क्या होगी, दैट एजेंट हैज़ बीन ऑथराइज बाय द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जो है वो उसको ऑथराइज करे, ठीक है, और इसके अंदर साफ और क्लियर तरीके से बताए टर्म्स कि भाई ये टर्म्स है। और द कॉन्ट्रैक्ट इन द competent पर्सन टू इंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वो कॉम्पिटेंट पर्सन हो, ये नहीं कि माइनर हो या अनसाउंड माइंड हो या कोई और ऐसा मसला हो। पार्टी टू प्रोमिसरी नोट, ठीक है, इसमें क्या है, मेकर ए पर्सन हु मेक द नोट एंड अंडरटेकिंग टू पे द अमाउंट सेट इन द प्रोमिसरी नोट। पेई जो है वो पर्सन हुम द अमाउंट इज पेबल अंडर द प्रोमिसरी नोट, मतलब मेकर वो है जो समझ लें आप, और पे जिसको आप पे कर रहे हैं। होल्डर क्या है, पर्सन में बी ड्रॉर इंडोसर और पे ऑफ द प्रोमिसरी नोट। होल्डर इज द person who is entitled to persistent
of negotiable of instrument और his own name and also entitled to receive the amount under wish, तो वो शख्स कहलाता है होल्डर. इंडोसर पर्सन जो इंडोसमेंट ट्रांसफर ऑफ प्रोमिजरी टू अनदर पर्सन है. इंडोसी जो है वो पर्सन whom the promissory note is transferred by the endorsement. पार्टी टू बिल ऑफ एक्सचेंज. ड्रॉर जो है वो मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज है. ठीक है, ड्रॉई जो पर्सन है हु डायरेक्ट टू द ड्रॉ टू पे द अमाउंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड ड्रॉई. एक्सेप्टर. ड्रॉई व्हेन एक्सेप्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज ही बिकम एक्सेप्टर, यानी जब वो एक्सेप्ट कर ले तो वो एक्सेप्टर बन गया. ड्रॉई क्या है? पर्सन हु राइट और ड्रॉ द चेक है. ड्रॉई जो है वो पर्सन है जिसको लिए लिखा जा रहा है. ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी क्या है? मीन्स एन एक्ट बाय विच आ लिविंग पर्सन कन्वे प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट है हो गई या फ्यूचर, एक और एक से ज़्यादा लोगों के लिए, ज़िंदा लोगों के लिए. टू हिमसेल्फ वन और मोर लिविंग पर्सन टू ट्रांसफ़र द प्रॉपर्टी. अब क्या है? लिविंग पर्सन इंक्लूड एनी कंपनी हो सकती है, एसोसिएट हो सकती है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल वेयर इन कॉर्पोरेट और नॉट, बट नथिंग हेयर सर्टेन shall be any law for time being force related to transfer of property or company or associate of the body of individual. लिविंग पर्सन के अंदर क्या है? jurisdict person is also treated as living person, or living person is not necessarily a living person in case however certain non animate body which is right of person as treated as कंपनी. मतलब लिविंग मतलब ये नहीं कि ज़िंदा आदमी ही हो, वो शख्स या उसको भी लिविंग पर्सन कंसिडर किया जाएगा. जैसे कि उसको लॉ में एक आर्टिफिशियल पर्सन कर दिया गया, जैसे कंपनी के बारे में आपने पता होगा कि लॉ ने उसको एक आर्टिफिशियल पर्सन अनाउंस किया है या फिर बोला है. गिफ्ट टू गॉड ऑलमाइटी इज ट्रीटेड एज अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट. इट हैज़ बीन डिफाइन जो है इमोरल प्रॉपर्टी के बारे में 52 के अंदर सेक्शन है. सेल्स इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इन एक्सचेंज फॉर अ प्राइस पेड और प्रमोशन और वन पार्ट पेड और पार्ट प्रॉमिस. यानी कि मतलब ओनरशिप ट्रांसफ़र कर दें पैसे के बस. कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल इमोवेबल प्रॉपर्टी इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट a sale of such property shall take place in settlement between. यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंदर प्रॉपर्टी सेल का है, टेक प्लेस हो रहा है किसके अंदर? पार्टीज़ के दरमियान. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल डज नॉट of itself create any interest in charge of such property. Agreement of sale. Agreement for sale does not create any interest or charge on property, whereas right are created by the sale of property. Hence, agreement of sale is not considered part the sale has been transferred. एसेंशियल क्या क्या है? पार्टीज़ होनी चाहिए, सब्जेक्ट मैटर यानी किस चीज़ को सेल किया जा रहा है, ट्रांसफ़र होना चाहिए, प्राइस और कंसिडरेशन यानी कीमत ज़रूर होनी चाहिए. ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप इट्स मीन द ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप राइट जो है वो फुली और परमानेंटली बाय ट्रांसफ़र इन एक्सचेंज ऑफ प्राइस. ट्रांसफ़र मस्ट हैव टाइटल टू द प्रॉपर्टी बीइंग ट्रांसफ़र. मतलब क्या कि जो ट्रांसफ़र है वो फुली हो, परमानेंटली भी हो. ट्रांसफ़र कर दिया जाए किसके एवज़? कीमत के एवज़. गिफ्ट कंसिडर नेचुरल लव एंड अफेक्शन. ठीक है, इन एक्सचेंज ऑफ अ प्राइस और प्राइस मस्ट बी पेड और प्रॉमिस टू पेड. कंसिडरेशन नो सेल विदाउट प्राइस. ऐसी बातें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या फिर कोई भी सेल्स नहीं पा सकती किसके बगैर? कंसिडरेशन के बगैर.
राइट्स एंड लायबिलिटी जो है वो 55 सेक्शन के अंदर डिफाइन की गई है, ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट टू द contractory, the buyer and seller immovable property respectively are subject to be liable and have rights. मॉर्गेज क्या है? लीज क्या है? सेक्शन 105 जो है वो इसको बताता है। Immovable property is transfer of rights to enjoy such property for a certain and express or implied in perpetual is consideration of price paid or promote promised of money of share of crop services or any other value rendered periodically specific occurrence transfer by the। अच्छा खैर छोड़ें, मैं बताता हूँ लीज के मतलब क्या है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो एक सर्टेन टाइम के लिए या तो बता दिया जाए कि 2 साल 3 साल 4 साल, या फिर इम्प्लाइड कि भाई मार्केट प्रैक्टिस ऐसी रहती है या फिर इतने महीने के लिए या इतने सालों के लिए होती है, ठीक है। उसके लिए अब उसको यानी मतलब आपको वो दे दी जाएगी, ऑनरशिप नहीं मिलेगी लेकिन वो आपको दे दी जाएगी, ट्रांसफ़र की जाएगी, ठीक है। और अब उसके अंदर ज़ाहिर सी बात है आप जो है वो कंसिडरेशन यानी पैसे वैसे देंगे, ठीक है। और या फिर ये भी हो सकता है शेयर ऑफ क्रॉप भी हो, सर्विसेज वगैरह भी हों, पीरियडिकली आपको ये सब चीज़ें मिल जाएंगी ट्रांसफ़र टू ट्रांसफरी को। एक्सचेंज क्या हो सकता है कि दो बंदे म्यूचुअली एक्सेप्ट कर लें या म्यूचुअली कह दें कि भाई हम जो है वो आपस में ओनरशिप जो है वो एक वन थिंग की ओनरशिप टू अदर और नाइदर देयर हैव बोथ हैव बिग मनी एक्सचेंज, यानी मतलब यानी कि एक मोबाइल जैसे अक्सर एक्सचेंज ऑफर चलती है तो उसके अंदर पुरानी चीज़ लें नई चीज़ पुरानी चीज़ दें नई चीज़ लें, इस तरीके से एक्सचेंज रहता है। तो ये सेक्शन 185 गिफ्ट क्या है? इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन एग्जिस्ट मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी में वॉलेंटरी विदाउट कंसिडरेशन बाय वन पर्सन कॉल्ड डोनर। अच्छा ठीक है, ये है कि एक तो पहली बात ये है वॉलेंटरी होता है यानी खुद से होता है, ठीक है, किसी कंसिडरेशन के बगैर, यानी कोई पैसे के इसमें ट्रांसफ़र नहीं होते, एक भी रुपये का ट्रांसफ़र नहीं होता, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों पे हो सकता है। कॉल्ड जो है वो अब जो डोनर है वो क्या कहलाया जाएगा? बाय वन पर्सन कॉल्ड द डोनर टू अदर इज कॉल्ड डोनी एक्सेप्ट बाय और ऑन बिहाफ। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हेल्प करेगी आपकी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड अल्लाह हाफिज़।